जय हिंद दोस्तों। आज मैं 14 और 15 नवंबर का करंट अफेयर्स से आपको रूबरू कराता हूं। जो पहला जो न्यूज़ है वो क्या है कि सड़क और परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क शुरुआत किया है चेन्नई में। इसमें क्या है कि ये किसके लिए है। आप देखिए, सड़क और परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, तो ये कहीं ना कहीं ये सड़क और परिवहन रास्ते से कोई मतलब होगा, ठीक है। तो ये क्या है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक क्या है इसमें इसमें ये बोला है कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यातायात के लिए इन्होंने ये शुरुआत किया है। तो ये पार्क बेसिकली क्या होगा कि चेन्नई में जो भी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यातायात जो भी होंगे, या आप सामानों का आदान प्रदान जो भी जिस रास्ते से करते हैं, उस चीज़ का वो उन्होंने ठेका देने का आवंटन किया है। जो दूसरा न्यूज़ हो रहा है COP27, इसमें बहुत ही विकसित देश कुछ चीज़ों पे एग्री नहीं कर पा रहे हैं। उसके चलते आपको पता है कि एक दिन के लिए ये चीज़ बढ़ गया है। एक दिन के लिए जो बैठक है वो बढ़ गई है। तो COP27 सम्मेलन जो है, आपको पता होगा, मैंने पिछले करंट अफेयर्स सीरीज में बताया था, ये मिस्र में हो रहा है। अभी क्या चल रही है बात कि जो भी पेरिस समझौता हुआ था, और उस समय विकसित देशों ने करीब हर साल 100 अरब डॉलर देने की बात कही थी, जो कि अभी दे नहीं रहे। और कहीं ना कहीं भारत जैसे कंट्री जो कि विकासशील देश हैं, वो लोग विकसित देशों से कुछ डिमांड कर रहे हैं, और भारत चाहे जो भी पिछड़े देश या विकासशील देश जो भी है, लेकिन विकसित देश उस चीज़ पे एग्री नहीं किया है। उसके चलते ये चीज़ अभी बढ़ रहा है। एक दिन के लिए बढ़ गया सम्मेलन। अभी यहाँ क्या होने वाला है कि बेसिकली बात हो रही थी कि भारत ने एक प्रपोजल रखा था कि तेल, गैस और कोयला का जो भी यूज़ हो वो चरणबद्ध तरीके से हो, लेकिन विकसित देश उस पर एग्री नहीं किया। और यहाँ की विकसित देशों ने कम से कम 20 देशों का ऐसा सूची तैयार किया जो कि विकासशील देश हैं, और कुछ विकसित देश भी हैं। उसमें उसने ये किया कि इन सभी देशों से जो भी खराब गैसें निकलती हैं या कार्बन निकलता है, उसको कहीं ना कहीं रोका जाए। तो इस पे उन्होंने इसमें चीन और भारत का नाम भी रखा था। इसके बाद इस पे कड़ा विरोध चीन और भारत ने किया। उसके चलते फिर ये भी बात खारिज हो गई। तो कहीं ना कहीं इसमें बात नहीं बन पा रही है। और जो भी पेरिस समझौता जो कि 2015 में हुआ था, उस पे भी अभी कहीं ना कहीं विकसित देश अमल नहीं कर पा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है कहीं फेल्योर की तरफ जा रही है, क्योंकि जो भी COP26 में बातें हुई थी, सेम बातें अभी 27 में बात हो रही है। लेकिन देश जो है वो सब विकसित देश सभी एक पॉइंट पे एग्री नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके चलते आज शनिवार तक फिर से COP27 सम्मेलन एक दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। अभी मैं उसके बारे में बता देता हूँ कि क्या इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, सबसे अधिक कि जो भी वातावरण में कार्बन का उत्सर्जन होता है उसको कम करना है। तो कार्बनीकरण को प्रगति प्रदान करना है, चाहे कृषि के क्षेत्रों में, हाइड्रोजन, इस्पात, बिजली, परिवहन, इन सभी क्षेत्रों में कहीं ना कहीं उन किसी देश को अच्छी सी बिजली प्रोवाइड करना, उनका सड़क परिवहन कनेक्टिविटी सही होना चाहिए। ये सब की बातें होती हैं। तो ये इनकी प्राथमिकता कार्रवाइयों में है। तो यही है, आप इस विषय में ये बस ये जान सकते हैं। और जो थर्ड जो न्यूज़ आ रहा है वो क्या है कि अमेरिका ने फ्रेंड शोरिंग योजना के तहत, अभी आपको पता होगा कि ट्रेजरी सेक्रेटरी भारत आई थी अमेरिका की। तो अभी भारत और अमेरिका के बीच में जो भी संबंध है काफ़ी गहरा होते जा रहा है। और उन्होंने कहा भी था कि जो भी इन डेंजर कंट्रीज़ है उनसे अब समय आ गया है कि उनसे अब दूर हटा जाए। जैसे उन्होंने नाम लिया रसिया और चाइना का। तो
क्योंकि अभी जो कि यूक्रेन वॉर है और कहीं ना कहीं चाइना को आप जान ही सकते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके चलते अभी भारत का जो रिश्ता है अमेरिका से और भी गहरा होगा। तो उसके लिए जो कौन से योजना के तहत, तो फ्रेंड शोरिंग के चलते ये योजना के तहत, तो हो सकता है आप पूछे फ्रेंड शोरिंग है क्या, किस देश से संबंध है, तो भारत अमेरिका से संबंधित है और वो किसी भी देश के साथ जो भी संबंध गहरा करना चाहता है तो ये इस योजना के थ्रू होता है। आपको पता है कि राजीव गांधी की असैसिनेशंस में जो लोग को दोषी पाया गया था उनको अनुच्छेद 142 के तहत उच्चतम न्यायालय ने रिहा कर दिया। तो ये बस ध्यान देने वाली बातें हैं कि किस अनुच्छेद के थ्रू, तो 142। अभी आपको पता होगा कि ज़मीन का लेखा परीक्षण वगैरह होते रहता है, तो NRFA नेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग अथॉरिटी, जिसको हिंदी में बोलेंगे राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण, जिसका गठन जो हुआ है 2018 में हुआ है, कि लेखा परीक्षण की गुणवत्ता को निरीक्षण हेतु जो भी आप लेखा परीक्षण होता है उसकी वो कैसा है, कैसा हुआ है, उसकी गुणवत्ता को निरीक्षण के लिए अभी इसमें क्या किया है कि एक दिशा निर्देश प्रकाशित किया है। तो अभी इस पे क्या पूछ सकता है जो कि प्री के लिए कि इसका गठन कब हुआ था, तो 2018 में हुआ था। आप ये बस डाल देना आप लोग। गोवा जो है जो कि ग्लोबल ऑफ विंड अलायंस से कुछ कंट्रीज इसमें शामिल हुई है, तो हो सकता है कि मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस या एक से ज़्यादा सही ऑप्शन की कौन कौन से ऐसी कंट्रीज हैं जो कि ग्लोबल ऑफ विंड अलायंस में जाके शामिल हुई हैं। तो बेल्जियम है, कोलंबिया है, जर्मनी है, अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम है। अभी हम लोग ऊपर में बात कर रहे थे मार्स की, नहीं COP27 की, तो उसी में एक मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम जो कि COP27 में ही लॉन्च किया गया है और एक नई उपग्रह आधारित प्रणाली है। इसमें बेसिकली क्या किया गया है कि ये मीथेन स्रोतों के बारे में बताया गया, कौन सी कंट्रीज है जो कि मीथेन स्रोत दे रही है, प्लस उन कंपनियों को और ऑपरेटर्स को, जो भी उस देश की सरकार है उनको, उन जो भी देश की सरकार है उनको, उस कंपनी को और उस ऑपरेटर को जाके अलर्ट दे देगा। और आपको पता होगा कि मीथेन अलर्ट रिस्पॉन्स सिस्टम इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी जो जलवायु परिवर्तन हो रही है पूरे विश्व में, तो कहीं ना कहीं उसमें मीथेन का बहुत ज़्यादा योगदान है, कम से कम 25% ये जिम्मेदार है। तो ये जो सैटेलाइट जो भी लॉन्च हुआ है वो अभी क्या कहेगा कि सरकार को अलर्ट देगा, ऑपरेटर्स को भी अलर्ट देगा और जो भी कंपनीज हैं उनको भी अलर्ट देगा। अभी क्या करना है कि एट द एंड हमें इंसान को, मानव को ही चीज़ों को रोकना होगा। आपको अलर्ट जाएगा, आप उस पर क्या काम करते हो। तो कहीं ना कहीं ये तो ऑटोमेटेड सिस्टम है जो कि आपने मैंने कुछ भी जो भी करना है उसके हिसाब से आपको काम करना, बट उस पर कैसे फॉलो करना है वो तो मनुष्य पे डिपेंड करेगा। तो सरकारों पे डिपेंड करेगी कि वो ऐसी पद्धति और ऐसा प्रोसेस और ऐसा सिस्टम लाए जिससे कहीं ना कहीं इन चीज़ों पे रोकथाम हो सके। क्योंकि जलवायु परिवर्तन, अभी आपको पता होगा कि बिन मौसम बरसात भी हो रही है। जब बरसात पानी की ज़रूरत है तो बारिश होती नहीं है, बहुत ही सूखा पड़ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जलवायु परिवर्तन बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है आज के डेट में। इस पे रोकथाम के लिए, इस पे कंट्रोल करने के लिए और इस पे कोई ना कोई दिशा निर्देश बनाने के लिए, तो ये जो मार्स है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि वैसे देशों को जाके अलर्ट दे दे कि देखो आपके यहाँ से इन कंपनियों से मीथेन जो है वो निकल रहा है। ठीक है, अब जो 8वां न्यूज आ रहा है, आसियान जो समिट, इंडिया आसियान के बीच में जो अभी इंडिया आसियान अभी मीटिंग्स हुई थी, सम्मेलन, उसमें क्या हुआ कि अब भारत की तरफ से जगदीप धनखड़ जी और जयशंकर गए हुए थे। तो इसमें जो न्यूज आया है कि पूर्वी तिमोर को अपने समूह में ऐड किया गया है और वो 11वें सदस्य के रूप में
ज्वाइन कर रहे हैं इस आसियान में। और ये इम्पॉर्टेंट न्यूज एक है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बेंगलुरु में नाद प्रभु केम्पेगौड़ा, जो कि बेंगलुरु के संस्थापक भी कहे जाते हैं, तो नाद प्रभु केम्पेगौड़ा का 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उन्होंने अनावरण किया, जो कि केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ही हुआ है। जो एयरपोर्ट है बेंगलोर का, वहीं पे ये हुआ है, अनावरण किया गया है। वो कांस्य का है और 108 फीट है। और नाद प्रभु केम्पेगौड़ा इसलिए बेंगलोर के जाने माने हैं क्योंकि उन्होंने बेंगलोर के उनको संस्थापक के रूप में जाना जाता है। ठीक है। गृह मंत्री ने जो तीसरे मंत्री स्तरीय नो मनी फॉर टेरर का आयोजन करने वाले हैं। अभी इसमें आपको पता है कि जो अभी वर्तमान में जो सरकार है वो टेरर के लेके काफ़ी सख्त है। किसी भी सरकार को टेरर को लेके सख्त होनी भी चाहिए। तो ये जो न्यूज़ है कि तीसरे मंत्री स्तरीय में इस चीज़ का नो मनी फॉर टेरर का सम्मेलन का आयोजन करने वाले हैं। अभी एक प्रतिस्पर्धा अधिनियम जो 2002 में है, उसमें प्रस्ताव को अनुमोदन के बाद जो 210 दिन था उसके बदले अभी 150 दिन किया गया है। अभी हरित क्रांति की जब हम लोग बात करते हैं, जो कि ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करते हैं और यह हरित ऊर्जा की बात करते हैं, तो ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस पोर्टल का भी शुभारंभ किया गया है। अभी आप पूछ सकता है कि ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस पोर्टल का शुभारंभ कब किया गया है, तो आप लिख सकते हैं कि 2022 में किया गया है। अभी इसमें क्या है कि जो भी उपभोक्ता हैं उनको कैसे ग्रीन हरित ऊर्जा को कैसे उपयोग करना चाहिए, किस माध्यम से करना चाहिए, ये प्रॉपर प्रोसेस इन्होंने बता रखा है। तो ये आप याद रखना कि ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस पोर्टल। फिर क्या है कि कुछ अभी वन्य जीव वगैरह के बारे में बताते हैं कि अभी तमिलनाडु सरकार ने कावेरी दक्षिण वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि 17वां वन्य जीव अभ्यारण्य के राज्य का 17वां वन्य जीवन अभ्यारण्य को अधिसूचित किया गया है। तो अब पूछ सकता है कि कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य के अंतर्गत यदि अधिसूचित किया गया, तो 17वां वन्य जीव अभ्यारण्य के थ्रू ये अधिसूचित किया गया है। और बेसिकली अभी ये क्या है, कावेरी डिस्प्यूट बहुत ही होते रहता है तमिलनाडु और कर्नाटक गवर्नमेंट के बीच में। तो बस ये याद रखिए कि कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभयारण्य और अभी जो भी जीव जिसको लुप्त हो रहे हैं और या इंडेंजर्ड हैं, तो उसमें इंडियन स्कीमर, जो कि ये बहुत ठंडे के दिनों में देखे जाते हैं, बेसिकली काकीनाडा जो कि आंध्र प्रदेश में है, वहाँ पे देखे जाते हैं। ये इंडेंजर्ड स्पेसीज हैं अभी, तो इंडियन स्कीमर इसको बोला जाता है। अभी एक काफ़ी अच्छा एक मिशन सुनने में आ रहा है कि जगह मिशन, जो कि उसको इंग्लिश में है कि ओडिशा लिवेबल हैबिटेट मिशन। अभी इससे पता चल जा रहा है कि इसका मतलब क्या है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में पूछ दिया कि जगह मिशन किससे संबंधित है, तो वो थोड़ा बताने में दिक्कत होगा। तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि जो भी मलिन बस्ती में लोग रह रहे हैं, जो कि झुग्गी झोपड़ी में लोग रह रहे हैं, उनको आवास को रहने योग्य बनाने के लिए यही है जगह मिशन। अभी इस बीच में क्या है कि टाटा स्टील और उड़ीसा सरकार की भागीदारी है। तो जगह मिशन ऐसे तो समझ में आ रहा होगा, लेकिन अभी उड़ीसा लिवेबल हैबिटेट मिशन यदि कोई लिखता है तो क्लियरली समझ में आया था। लेकिन आपको याद रखना होगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि वो बस एक ही नाम देते हैं, इससे तो साफ क्लियर हो जाएगा, ये हो जाएगा तो लिटिल बिट ट्रिक हो जाएगा। तो जगह मिशन आप याद रख लेना कि मलिन बस्ती में रहने वाले लोगों के आवास के रहने योग्य बनाने हैं, रहने योग्य बनाने, इस तरह का आपको रहने योग्य बनाने के लिए वो करना होगा। और ये कौन कर रहे हैं, तो टाटा स्टील और उड़ीसा सरकार दोनों मिलके, उनका यही दोनों भागीदार हैं। अभी आपको पता होगा कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, जो कि
जनजातीय बच्चों के लिए है। अभी ये क्या है कि 2018-19 के केंद्रीय बजट में ये ऐसा किया गया था कि जहाँ पे भी 20,000 जनजातीय वाले ब्लॉक होंगे, जिस भी ब्लॉक में कम से कम 20,000 जनजातीय लोग होंगे, तो वहाँ कम से कम एक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय होना जरूरी है। तो बस ये याद रखना है कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय होता क्या है, किससे संबंधित है, तो जनजातीय समूह से संबंधित है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। और अभी बहुत ही बात चल रही है G20 समिट पे, तो उस बारे में भी हम लोग बातें करेंगे। मैं लेकर आता हूँ नया वीडियोस, और तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय हिंद।